हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। मैं एमई बीएड सीटेड और यूजीसी एनटी नेट क्वालिफाइड हूँ हिंदी सब्जेक्ट से। और फ्रेंड्स, हम तैयारी कर रहे हैं एनटी नेट की हिंदी सब्जेक्ट से। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब करने से फ्रेंड्स आपको एक फ़ायदा और होगा, आपको सारी वीडियो लाइन बाय लाइन मिल जाएंगी और आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, और इस पहले में शुरू करूँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिए, आपके बहुत काम आने वाले हैं। इससे पहले मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल भी है और उपन्यास है, और इसके बाद में कहानी कराऊंगी आपको फ्रेंड्स। अभी उपन्यास पूरे होने वाले हैं, शायद इस वीक में पूरे हो जाए। और फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कल मैंने आपको एक उपन्यास अपलोड किया था, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का, जिसमें मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कल बताऊंगी कि जो श्रीलाल शुक्ल है वो अभी है जिंदा या नहीं। तो फ्रेंड्स, वो 2011 में दिसंबर में उनकी मृत्यु हो गई थी, 31 दिसंबर को। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था, मुझे डाउट हो रहा था, क्योंकि वो 1925 में उनका जन्म हुआ था और लखनऊ में हुआ था। और आज मैं आपको उपन्यास कराऊंगी जिंदगी नामा, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। और इनका भी फ्रेंड्स देहांत हो गया है 2019 में, और इनका भी जन्म जो है 1925 में हुआ था। और ये जो विभाजन पूर्व हुआ था इनका पंजाब के ज़िला गुजरात में 18 फरवरी को और 1925 को। तो उनकी शिक्षा दीक्षा जो थी वो लाहौर में हुई थी और शिमला व दिल्ली में हुई थी। फ्रेंड्स, मैं पहले आपको लेखिका का परिचय बताऊंगी, उसके बाद मैं इसका कहानी का सार बताऊंगी थोड़ा, और उसके बाद में इसके पात्रों को बताऊंगी, और बाकी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, जिससे आप पीडीएफ में पढ़ लेना। क्योंकि अगर मैं सारा पढ़ने बैठूंगी तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको दिक्कत आएगी, इसलिए मैं आपको पीडीएफ पूरी प्रोवाइड कर दूंगी, आप पूरा अच्छे से पढ़ लेना। और बाकी मेन मैं आपको इसलिए बता दूंगी ताकि आपको जैसे ही अगर आप पेपर नज़दीक आए तो तुरंत वीडियो खोल के आप देख लें कि किसके कौन से पात्र हैं और पता चल जाए। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो कृष्णा सोबती है फ्रेंड्स, वो 18 फरवरी 1925 को उनका जन्म हुआ, और वो पंजाब के ज़िला गुजरात में उनका जन्म हुआ था विभाजन पूर्व। और उनकी शिक्षा दीक्षा जो वो लाहौर, शिमला व दिल्ली में हुई। दिल्ली में ही कुछ समय उन्होंने नौकरी भी की, लेकिन पिछले काफ़ी अरसे से वो पूरा समय अपने सृजनात्मक लेखन को दे रही थी। 1980 से 1982 तक वे पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला की फेलो रही थी, और हाल के वर्षों में वे भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला की राष्ट्रीय फेलो में भी रही थी, जहां उन्होंने गंभीर अध्ययन किया था। कृष्णा सोबती का रचनात्मक जीवन जो है वो 16-17 वर्ष की किशोरावस्था से ही शुरू हो गया था। बादलों के घेरे कहानी संग्रह में संकलित 24 कहानियों में से कुछ का, अब आप फ्रेंड्स ये भी नोट कर लीजिए कि बादलों के घेरे में 24 कहानियां हैं, और ये कृष्णा सोबती का ही पूछे जाते हैं। कुछ का रचना काल जो है वो सन 1944 यानी 19 वर्ष की आयु से दर्ज है। उन्होंने अपने रचनात्मक जीवन की शुरुआत काव्य रचना से की थी, लेकिन अपनी किशोरावस्था में रची कविताएं कृष्णा सोबती ने छपाई नहीं। सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी काव्य रचना कहानी रचना से 2-3 वर्ष पहले ही शुरू हो चुकी होगी। अतः कृष्णा सोबती अपने जीवन के यदि 7 दशक पार कर चुकी है, तो अपने सृजनात्मक जीवन के भी लगभग 5 दशक पूरे कर चुकी थी। कृष्णा सोबती का पूरा जीवन एक तरह से सृजन का ही जीवन था। जीवन का अधिकांश उन्होंने अकेले जिया, लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुत ही जीवंत था। वो सामाजिक जीवन में घुलने मिलने वाला था। लेखक होने के बड़प्पन के झूठे अहम से यद्यपि वे पूरी तरह मुक्त है, जिसके चलते कई सरकारों द्वारा अपमानजनक ढंग से दिए गए पुरस्कारों को वे ठुकरा भी चुकी थी। जिंदगी नामा उपन्यास पर वे साहित्यिक अकादमी के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार से 1980 में पुरस्कृत हो चुकी थी। फ्रेंड्स, 1980 में उनको जिंदगी नामा पे पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी का, ये नोट कर लेना, ये पूछा जाता है। और पंजाब सरकार द्वारा उन्हें 1981 का साहित्य शिरोमणि पुरस्कार भी दिया जा चुका है था। दिल्ली व मध्य प्रदेश सरकारों के कुछ पुरस्कारों को उन्होंने स्वीकार किया, तो दिल्ली सरकार द्वारा ही घोषित अन्य पुरस्कार भी ठुकरा भी चुकी थी। अपने लेखकीय आत्मसम्मान व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला की कार्य समिति के अध्यक्ष को भी उन्होंने पत्र लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया था।
कृष्णा सोबती की अनेक रचनाएं हैं और उनका जो अनेक भाषाओं में उनका अनुवाद हुआ था। जिंदगी नामा का पंजाबी अनुवाद ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पंजाबी उपन्यासकार गुरदयाल सिंह ने किया, जो पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला द्वारा प्रकाशित किया गया। मित्रों मरजानी का पंजाबी अनुवाद भी हुआ था। ए लड़की का अंग्रेजी अनुवाद शिवनाथ ने किया था। ये फ्रेंड्स नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है और वैसे पीडीएफ में आपको मिल ही जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसकी सारी रचनाएं हैं, ये आप देख लेना और पीडीएफ में पढ़ लेना फ्रेंड्स। मैं इसका थोड़ा सा आपको कहानी सार बता दूंगी, जो इसका बाकी इसकी जो कहानियाँ हैं वो आपको लाइन वाइज लाइन मिल जाएंगी। ये पीडीएफ में आप इनको पढ़ लेना फ्रेंड्स। ओके, अब मैं इसकी जो कहानी है वो बता देती हूँ, उपन्यास की जो कहानी है। और ये सारे मैंने आपको पीडीएफ में इनके जितने भी हैं थोड़ा थोड़ा सबकी कहानियाँ भी हैं। अगर आप पढ़ना चाहें इनको तो पढ़ लेना फ्रेंड्स, ताकि आप कर पाए। ओके, अगर कोई भी किसी का पूछा जाए, लेकिन इसमें आपके सिलेबस में जिंदगी नामा है वो मैं आपको विस्तार से थोड़ा सा बता देती हूँ। कृष्णा सोबती के जीवन, रचना व विशेषता कथा साहित्य के परिचय से यह आभास हो गया था कि हिंदी के एक महान उपन्यास लेखिका है। उनकी अब तक प्रकाशित सभी रचनाओं में जिंदगी नामा उपन्यास आकार में भी अन्य सभी रचनाओं से बड़ा है और महत्व में भी। एक तरह से 1979 में प्रकाशित इस उपन्यास को लेखिका का मैग्नस ओपम भी कह सकते थे। 350 पृष्ठों में से भी अधिक आकार की इस बृहत्तम रचना का पहला भाग जिंदा रुख ही प्रकाशित हुआ था, जबकि उपन्यास के दूसरे भाग का एक अंश मात्र बहुवचन पत्रिका के परिवेशांक में लगभग 20 वर्षों तक 1999 छपा है। इससे अब यह उम्मीद बन गई है कि जिंदगी नामा उपन्यास का दूसरा भाग पहले भाग के छपने के 2 दशक से भी अधिक अंतराल के बाद प्रकाशित रूप से पाठकों को उपलब्ध हो सका। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपन्यास है। यह उपन्यास 20वीं सदी के हिंदी उपन्यास साहित्य की भी बड़ी उपलब्धि है। जिंदगी नामा में विभाजन पूर्व पंजाब के जन जीवन और संस्कृति का ऐसा अद्भुत पुनः सृजन किया गया था, जिसे पढ़ते हुए पाठक अभिभूत हो जाता है। जिंदगी नामा उपन्यास 10वें व अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह के सुप्रसिद्ध फारसी कथन चुकार अज हम्मा हिलते दरगुजस हलालस्त बुर्दन बशमशीर दस्त, जब दूसरे सब रास्ते कारगर ना हो सके तो जुल्म के इस खिलाफ तलवार उठा लेना जायज़ है, को समर्पित है। उपन्यास का अंत भी उपन्यास के प्रमुख चरित्र शाह जी द्वारा इन्हीं पंक्तियों की उद्धरण से होता है। उपन्यास के आरंभ व अंत दोनों जगह गुरु गोविंद सिंह के संदेश का संदर्भ लेखिका और रचना के पंजाबी संस्कृति से गहरे जुड़ाव का प्रमाण है। कृष्णा सोबती ने जिंदगी नामा की संकल्पता पंजाब के सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास के रूप में की है। लेखिका ने इतिहास की व्याख्या दस्तावेजों के रूप में न करके जन सामान्य की सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा की है। कृष्णा सोबती का अपनी मातृभूमि व संस्कृति से ऐसा गहरा लगाव है, जो उपन्यास के आरंभ में कविता बनकर फूट पड़ा है। उपन्यास की आरंभिक 28 पृष्ठ कथा से अलग पंजाब का अत्यंत उदात्त और काव्यात्मक रेखाचित्र प्रस्तुत करते हैं। उपन्यास में लेखिका के जन्म स्थान अविभाजित पंजाब के अब पाकिस्तान में रह गए जिला गुजरात की कथा बयान की गई है। उपन्यास में कथा तो कम है, दृश्यों का एक सतत क्रम है। लेखिका ने डेरा जट्टा गांव की यादों को एक संश्लिष्ट दृश्य से बांधकर प्रस्तुत किया है। उपन्यास का आरंभ शरद पूर्णिमा की रात के खूबसूरत चित्रण से होता है। उसके बाद तो पंजाबी गांवों में बसे तीनों समुदायों हिंदू, मुसलमान व सिखों की घी खिचड़ी जिंदगी के अनेक चित्र सांस्कृतिक बिंबों द्वारा प्रस्तुत किए हुए हैं, जिनमें त्रिजन भी है, लोहड़ी भी, प्रेम कथाएं भी, ईद और दशहरा भी, और पंजाबी का विशेष त्यौहार बैसाखी भी। शाह जी के परिवार को कथा के केंद्र में रखकर लेखिका ने अनेकानेक अन्य कहानियां भी उपन्यास के कलेवर में सजो दी हैं। जिंदगी नामा उपन्यास में डेरा जट्टा गांव के जीवन का हर पहलू जीवंत रूप में चित्रित है। उपन्यास के अंत तक देश के स्वतंत्रता संग्राम की गूंज भी सुनाई देने लगती है। भगत सिंह के चाचा अजित सिंह, क्रांतिकारी कवि लालचंद फलक और गदर 1914 के चर्चे उपन्यास के अंत तक शुरू हो जाते हैं। जिंदगी नामा उपन्यास में वर्णित जीवन का कालखंड 1910 से 1915 के बीच का जान पड़ता है। जिंदगी नामा उपन्यास एक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और औपन्यासिक रचना है। इसमें व्यक्ति कथा कम, संस्कृति कथा अधिक चित्रित हुई है। हालांकि इस संस्कृति कथा को
बयान करने में लेखिका ने पंजाबी प्रभाव युक्त जिस भाषा का प्रयोग किया है उसमें रेणु की महिला आचर की भाषा की तरह कुछ पाठकों के लिए संप्रेषण बाधा आई है, लेकिन सांस्कृतिक परिवेश की रचना की भाषा इसी रूप में सौंदर्य सृजित कर सकती है। जिंदगी नामा उपन्यास के विभिन्न पक्षों पर अगले अब मैं आपको आगे बता दूंगी फ्रेंड्स इसके बारे में। जो अंतर्वस्तु है इसकी, जो इसकी कथा है फ्रेंड्स, ये वस्तु और शिल्प दोनों ही अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। किसी भी मानवीय कृति या रचना के संदर्भ में यह वास्तविक समान रूप से लागू होती है। साहित्य और कला के क्षेत्र में वस्तु और रूप या शिल्प के तुलनात्मक महत्व के संबंध में विचारकों के मध्य पर्याप्त मतभेद दिखाई देता है। कुछ वस्तु तत्व को अधिक महत्व देते हैं तो कुछ विचारक रूप या शिल्प को, लेकिन ये दोनों अतिवादी छोर है। वस्तु को सजाने संवारने और अधिक प्रेक्षणीय बनाने के लिए शिल्प या रूप की अहम भूमिका होती है। तो फ्रेंड्स मैं इसकी जिंदगी नामा की अंतर्वस्तु बता देती हूँ आपको थोड़ी सी इसके बारे में कहानी। जिंदगी नामा का जो अंतर्वस्तु है, इसका जो जिंदगी नामा है ये पंजाब पर आधारित है। पंजाब की संस्कृति, सामाजिक संस्कृति चित्रण है इसमें, लेकिन उसकी अंतर्वस्तु के रूप में पंजाब की साझा संस्कृति, गांव डेरा जट्टा की दिन प्रतिदिन की गतिविधियाँ, चौपालों में व्यक्त वहाँ के लोगों की विविध प्रतिक्रियाएं, स्वाधीनता संग्राम और देश प्रेम की अनुगूंजें, कुछ लोगों के दुस्साहित कारनामे, साहों की जिंदगी के उतार चढ़ाव आदि सभी कुछ आ जाते हैं। इन तमाम सारी चीज़ों से मिलकर जिंदगी नामक की अंतर्वस्तु का निर्माण हुआ है। वस्तुतः किसी रचना का विषय जब रचनाकार की निजी दृष्टि से भावित और शालित होकर रचना में प्रस्तुत होता है, जो उसकी अंतर्वस्तु बन जाता है। इस रूप में रचना की अंतर्वस्तु थीम उसकी विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर का गुणात्मक रूपांतरण है। इसे ही कृष्णा सोबती ने जिंदगी नामक का जिंदा रुख माना है। इसे उपन्यास का समग्र परिवेश माना जा सकता है जो उसकी अंतर्वस्तु को अपने में समाहित किए हुए है। जिंदगी नामक का उपशीर्षक है जिंदा रुख, जो उपन्यास के पहले भाग के उपशीर्षक रूप में दर्ज है। उपन्यास के दूसरे भाग का उपशीर्षक क्या होगा यह अभी फ्रेंड्स अब तो खैर पता चल ही गया है। उसका दूसरा रूप ये पहले की बात है, अब तो पता ही है। ये जिंदगी नामा है। अविभाजन पंजाब की साझी जन संस्कृति का आख्यान। वास्तव में उपन्यास के आदि से अंत तक या फिर उपन्यास के आरंभ से भी पहले लेखिका के समर्पण भाव से ही लेखिका के सरोकार अत्यंत स्पष्ट है। उपन्यास के आरंभ और अंत में समर्पण की चेतना गुरु गोविंद सिंह का फारसी भाषा में रचित यह संदेश है। चुकार अज हम्माम हिलते दरगुजस्त हला लस्त बुरदन ब शमशीर दस्त। लेकिन लेखिका ने उपन्यास के अंत में शाह जी के मुंह से इस कथन की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हुए लिखा है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने मुगल बादशाह औरंगजेब के जोर जुल्म देखकर उसे खत में लिखा। जिंदगी नामा 1983 द्वितीय संस्करण राजकमल प्रकाशन दिल्ली में हुआ था। इसका ये 361 पेज में था, जिसका अर्थ दिया गया है, जब दूसरे सब रास्ते कारगर ना हो सके तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज़ है। उपन्यास के आरंभ और अंत में अंकित गुरु गोविंद सिंह का यह संदेश यदि लेखिका का सरोकार है तो यह उपन्यास में किस सीमा तक व्यक्त हुआ है यह विचारणीय है। कृष्णा सोबती ने उपन्यास आरंभ करने से पहले काव्य में अंदाज में अपनी इतिहास दृष्टि भी शब्दबद्ध की है, जिसमें उन्होंने इतिहास का सच्चा रूप लोकमानस के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहने में स्थित और स्थिर माना है। इस अर्थ में अपने उपन्यास को समझने की कुंजी भी उन्होंने दे दी है। जिंदगी नामा उपन्यास में पंजाबी लोकमानस का सांस्कृतिक पुख्तापन भागीरथी की तरह बहा, पनपा और फैला है। पंजाबी लोकमानस की इसी बहती सांस्कृतिक भागीरथी को लेखिका ने उपन्यास के अंग रूप में कथारंभ से पहले पूरे 7.5 पृष्ठ की काव्यात्मक अभिव्यक्ति में बांधकर प्रस्तुत किया है। इसमें चनाब और झेलम की धरती के, पंजाब की खिलंदड़ी हीरो के, मेहनती किसानों के बैसाखी लोहड़ी आदि त्योहारों के, बाग और फुलकारियों के गुल्ली डंडे और सांचियों के खेलों के, पंच दरियाओं के पंजाब के खूबसूरत चित्र खींचकर इसके इतिहास की सबसे बड़ी और भयानकतम त्रासदी इस सांस्कृतिक स्रोत जिंदा रुख को 1947 के विभाजन द्वारा काटे जाने का चित्र प्रस्तुत किया गया है। वास्तव में कृष्णा सोबती की इस काव्यात्मक अभिव्यक्ति में भी जिंदगी नामा रूपी समुद्र गागर से सागर की तरह समाया हुआ है। आगे की समूची गद्यात्मक कथा भी इसी 7.5 पृष्ठ की काव्यात्मक अभिव्यक्ति की व्याख्या और विस्तार है। जिंदगी नामा उपन्यास के पहले भाग जिंदा रुख शीर्षक और लेखिका द्वारा अपनी काव्यात्मक अभिव्यक्ति भी प्रस्तुत जिंदा रुख के प्रतीक से स्पष्ट है। जिंदा रुख पंजाब की साझी जन संस्कृति का प्रतीक है, जो 1947 तक अपने पूरे खूबसूरत रूप में खिला फला और फूला हुआ था।
जो अपने नीचे बसे लोगों की सुरक्षा था, उनके लिए ठंडी छा था। पहले भाग का शीर्षक जिंदा रुख इसीलिए है क्योंकि उपन्यास की आरंभ से अंत लगभग 1907 से 1914-15 तक पंजाब का जिंदा रुख सुरक्षित था, जिसकी एक झलक उपन्यास में प्रस्तुत गुजरात जिले के डेरा जट्टा गांव के अविरल जीवन प्रवाह से रूप से प्रस्तुत हुई है। जाहिर है उपन्यास का अगला भाग यदि वह 1947 के कालखंड तक को समेटने वाला ही रहा है तो इस जिंदा रुख के काटे जाने की त्रासदी पर केंद्रित होगा, लेकिन अभी उसके बारे में हम नहीं कहा जा सकता। जिंदगी नामा भाग 2 का एक अंश बहुवचन पत्रिका में छपा है, जिसमें साहू के परिवार की पारिवारिक त्रासदी पर ध्यान केंद्रित है। उपन्यास लेखक की काव्यात्मक अभिव्यक्ति और उसके बाद की कथा विस्तार से स्पष्ट है कि उपन्यास की प्रमुख अंतवस्तु अविभाजित पंजाब की सांझी जन संस्कृति की भागीरथी के अनवरत प्रवाह को ही लेखिका ने आख्यान रूप दिया है। लेकिन इस अनंत कथा को औपन्यासिक सीमाओं में लेखिका ने कैसे बांधा, इसकी ज़्यादा चर्चा तो लेखिका के कथा शिल्प पर ही पता चलती है, लेकिन कथा की अंतवस्तु से भी इसका अनुमान लगाया जा सकता है। वास्तव में जिंदगी नामक की अंतवस्तु व्यापक है। उसे एक सीमित कथा के दायरे में बांधकर प्रस्तुत करना कठिन या श्रम साध्य लक्ष्य था, जिसे लेखिका ने बांधने का पूरा प्रयास किया। इस कठिन साध्य के लिए लेखिका ने इस सांस्कृतिक कथा को डेरा जट्टा गांव व गांव में भी साहू के परिवार की कथा तक सीमित करने के रूप में साझी संस्कृति का प्रतीकात्मक चित्र प्रस्तुत किया है। इस प्रतीक रूप के विस्तार में लेखिका ने उपन्यास के पहले हिस्से में पंजाबी लोक साहित्य में प्रचलित रूप 12 मासा शैली का प्रयोग किया है। फ्रेंड्स, ये नोट कर लेना, 12 मासा शैली का। उपन्यास की कथा का आरंभ शरद पूर्णिमा की रात से करते हुए कथा में पूरे वर्ष के दौरान आने वाले सभी त्योहारों, ऋतुओं, मेलों का बड़ी चित्रमयता से वर्णन किया है। चाहे त्योहार लोहड़ी, बैसाखी, दशहरा, ईद के हो या त्रिजन पर जुटी लड़कियां, स्त्रियां या गांव में चलने वाली कथाएं, सर्दी, गर्मी, बरसात ऋतुएं, गांव की जिंदगी के प्रवाह रूप में इन सब का चित्रात्मक वर्णन हुआ है। साथ ही गांव में पड़ने वाले डाकों, डकैतियों, हत्याओं, पुलिस के दबदबे व साहू द्वारा किसानों के शोषण के चित्र भी साथ ही साथ उभरते गए हैं। इस पूरी जिंदगी को डेरा जट्टा के आख्यान के रूप में भी पहचाना जा सकता है, लेकिन उनके माध्यम से पूरे पंजाब का जिंदा रुख भी संकेतिक हुआ है। अब डेरा जट्टा का आख्यान देख लीजिए, थोड़ा बहुत बता देती हूँ उसके बारे में। फ्रेंड्स, सारा पढ़ना तो नामुमकिन है, फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। बाकी PDF में पढ़ लेना आप। जिंदगी नामक शाब्दिक अर्थ देख लीजिए आप। जीवन कथा, जीवन की कहानी। कृष्णा सोबती ने अपने उपन्यास जिंदगी नामा में किसकी जीवन कथा कही है, कौन है उसकी कथा के केंद्र में? वास्तव में कृष्णा सोबती ने अपने उपन्यास को एक तरह से प्रतीक कथा के रूप में चुना है। उसकी कथा सांझी पंजाबी संस्कृति की कथा है, जो कुछ व्यक्तियों या डेरा जट्टा की कथा मात्र नहीं है। अपने इस प्रतीक कथा को मूर्त रूप देने के लिए लेखिका ने गुजरात जिले का डेरा जट्टा गांव चुना है, जो संभवतः लेखिका का अपना जन्म स्थान भी है। अपनी जन्मभूमि के प्रति ऐसा गहरा भावात्मक लगाव भी बहुत कम लोगों में होता है, और इस भावात्मक लगाव की ऐसी सौंदर्यमूलक सृजनात्मक अभिव्यक्ति तो और भी विरल है, लेकिन लेखिका ने दोनों को ही संभव कर दिखाया है। ऐसे उत्कट भावों की इतनी सौंदर्यमय कलात्मक अभिव्यक्ति जैसे एक अत्यंत कठिन साध्य को लेखिका ने आंतरिक मानसिक अनुशासन द्वारा अत्यंत सधे ढंग से प्रस्तुत किया है। अपने ही गांव डेरा जट्टा के जीवन को पंजाबी जन संस्कृति की प्रतीक कथा का रूप देने में लेखिका ने लगाव और अलगाव दोनों का ही सहारा लिया है। भाव संग्रह में लगाव और औपन्यासिक अभिव्यक्ति में ठहराव और अलगाव प्रस्तुतिकरण में लेखिका की प्रमुख युक्तियाँ रही है। डेरा जट्टा गांव अविभाजित पंजाब के जिला गुजरात का एक बड़ा और प्रमुख गांव रहा है, जिसकी आबादी में जाट किसान, फौजी, हिंदू, शाह, मुसलमान, किसान व कारीगर, निम्न जातियों के लोग, हिंदू, सिख, मुसलमान सभी रचे बसे हैं। यद्यपि इन सब की आर्थिक, सामाजिक जाबाजी में भेदभाव मौजूद है और संभवतः साहू का अमीर परिवार ही गांव का वर्चस्ववादी परिवार है, लेकिन साहू की गांव पर वर्चस्व में आर्थिक समृद्धि, गांव की उन आर्थिक निर्भरता, लगभग सारा गांव उनके कर्ज तले दबा होने आदि की भूमिका तो है, लेकिन इस आर्थिक पक्ष की विडंबना को साहू ने अपने सामाजिक व्यवहार में सद्भावना और सरपरस्ती की भावना से ढक रखा है। यद्यपि इस सद्भावना और सरपरस्ती द्वारा साहू की शोषण प्रक्रिया भी कोई कम नहीं आती, लेकिन इससे वे शोषण प्रक्रिया को अधिक सहने योग्य बनाकर विद्रोह की संभावना को जरूर कम कर देते हैं। इन्हीं विद्रोह के दबे बीज नजर आते ही वे थोड़ा बहुत कर्ज माफ कर बीज को भी नष्ट कर देते हैं। 100 रुपये लेकर गांव में आए शाह
इस समय आसपास के अनेक गांव की अधिकांश जमीन के अकेले मालिक बन चुके थे। किसानों की जरूरतों ने कर्ज की प्रक्रिया द्वारा उन्हें शाहों के यहाँ जमीनें बंधक रखने को मजबूर कर दिया है। ये जमीनें फिर भी कभी भी शाहों की बहियों से मुक्त होकर किसानों के हाथ नहीं पहुंचती। खेती भले ही किसान ही उन जमीनों पर करते रहे, जमीनें उनकी ना होकर शाहों की हो जाती है। शोषण की इस क्रूर प्रक्रिया को छोटा सा काशी शाह अपनी संत प्रवृत्ति में कुछ और सहने योग्य बना देता है। फ्रेंड्स, सिक्का बदल गया कहानी, इसका कुछ मुझे लगता है तीसरा भाग इन्होंने कहानी के रूप में दिया था कृष्ण सोबती ने। वो आपके में है कृष्ण सिक्का बदल गया, क्योंकि गाहे बगाहे वह किसानों या शोषितों से सहानुभूति जताता रहता है। इस सहानुभूति का उपयोग बड़े शाह जी अपनी व्यवहारिक चतुराई से शोषण के प्रति विद्रोह को दबाने में करते हैं। जिंदगी नामा के डेरा जट्टा गांव की कहानी गोदान में व्यक्त उत्तर प्रदेश के सिसरी गांव से कोई बहुत अलग नहीं है, लेकिन इस उपन्यास की कथा के केंद्र में शोषण नहीं है और ना ही व्यापक स्तर पर शेष देश का स्वतंत्रता संग्राम ही है। उपन्यास की कथा के केंद्र धुरी गांव की साझी सांस्कृतिक जिंदगी की विविध झलकियां दिखाने में है। लोहड़ी, बैसाखी, ईद, दशहरा आदि त्योहार हो या अलग अलग आती जाती ऋतुएं या जन्म विवाह आदि अवसरों के संस्कार, पूरा उपन्यास पंजाबी संस्कृति की विविध झलकियों की सतरंगी पिंग का सृजन करता चलता है और गांव डेरा जट्टा इस सांस्कृतिक रंग बिरंगेपन की प्रस्तुति का प्रतीक गांव बन जाता है। पंजाब पलटन 40 और 33 की खूब चर्चा है। हर किसान परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति फौज में रहा है और अनेक ने शहादत भी प्राप्त की है। हर किसान परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति फौज में जाकर कुछ ना कुछ उन्होंने किया है। इन्हीं फौजियों में देश अभिमान की भावना भी जागृत होती है। पंजाबी जनजीवन के इस विशिष्ट पक्ष को भी लेखिका ने डेरा जट्टा गांव की प्रतीक कथा में विन्यास किया है। इसी का विस्तार जिंदगी नामा उपन्यास में स्वतंत्रता संग्राम व देश प्रेम के चित्र प्रस्तुत करने में भी देखा जा सकता है। बाकी इसमें स्वतंत्रता संग्राम व देश प्रेम का आख्यान भी दिया गया है, शाहों की जिंदगी का आख्यान दिया गया है। मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, बाकी आप पीडीएफ भी पढ़ लेना। जिंदगी नामा उपन्यास के समर्पण में व उपन्यास के अंत में गुरु गोविंद सिंह के संदेश के अंकन द्वारा ही लेखिका ने देश के प्रति व समाज के प्रति अपने गहरे सरोकारों को स्पष्ट कर दिया। उपन्यास में वर्णित कालखंड 1907 से 1914-15 ही मैं आपको बता चुकी हूँ। और शाहों की जिंदगी का आख्यान देख लीजिए। इसमें जिंदगी नामा उपन्यास व्यक्ति चरित्र केंद्रित उपन्यास कम ही है, गाँव ही इसका केंद्रीय चरित्र है, लेकिन उपन्यास में प्रस्तुत ढेरों चरित्रों में से यदि किन्हीं चरित्रों को उपन्यास में कथा रूप में प्रस्तुत किया गया है तो वह शाह परिवार ही है। शाह परिवार में भी बड़े शाह व सहानी तथा राबिया व लाली कथा के मुख्य पात्र हैं। डेरा जट्टा गांव में शाहों के खानदान का दबदबा है। शाह खानदान में से ही बड्डे लाला व निक्की बेवे की कहानी साथ साथ चलती है। बल्कि उपन्यास का आरंभ ही शरद पूर्णिमा की रात से बड्डे लाला निक्की बेवे के घर से होता है। बड्डे लाला के अनेक पुत्र हैं और बड्डे लाला 110 वर्ष की उम्र भोगकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। निक्की बेवे की उम्र का जिक्र नहीं है, लेकिन वह भी 100 के आसपास तो रही ही होगी। उपन्यास की मुख्य कथा शाह परिवार में सगे भाइयों बड़े शाह, छोटे शाह, काशी शाह के घर पर केंद्रित है। दोनों भाई संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं। बड़े शाह की एक पत्नी गौरवा गुजर चुकी है, जिसकी अमन दयाल वाली छाया कभी कभी सानी को परेशान करती है, क्योंकि बड़े शाह को अभी संतान सुख नहीं मिला है। उसके मन में संतान सुख के लिए तीसरी शादी का अरमान भी है, लेकिन सानी सोच को झेलना नहीं चाहती। वह बच्चा गोद लेने का सुझाव देती है। कुछ समय बाद वह स्वयं गर्भवती हो जाती है और बाद में बेटे लाली को जन्म देती है। छोटे शाह काशी शाह अब तो साधु प्रवृत्ति के हो गए हैं। वह पत्नी बिद्रादई का अंग नहीं छूते, लेकिन वे 2 बेटों गुरदास व केशव के पिता बन चुके हैं। वे व्यापार में भाई का साथ तो देते हैं, लेकिन उन्हें धन का लालच नहीं है। वह धर्म सेवा आदि में उनकी लगन है। दोनों शाहों को 2 बहनों गुरुदेव कौर और चंद कौर की लाली जन्म के जश्नों पर आने का जिक्र है, जो अपने अपने ससुराल में प्रसन्न है। शाह का खानदान में ही तारे शाह के कुछ हद तक बदमाश होने के, गुंडे करने की हरकतों का भी उपन्यास में चित्रण है। शाह परिवार के बड़ों में से चाची मेहरी का किस्सा भी दर्ज है, जिसके पति अब नहीं रहे और जिसके बच्चा भी हुआ। यही चाची मेहरी पहले लड़कियों के रूप में एक सिख परिवार में किसी दूसरे गांव में ब्याही थी। विधवा होने के बाद शाह परिवार के बड़े को भाग गई और उसने उससे बाकायदा मुकदमेबाजी के बाद शादी की। चाची मेहरी बरसों बाद अपने पहले विवाह के छोटे देवर साहिब सिंह से मिलने जाती है। शाह परिवार की कथा में शाहों
द्वारा 100 रुपये लेकर इस गांव में आने व साहूकारी द्वारा कर्ज के धंधे से गांव और इलाके के प्राय सभी किसानों को अपने शोषण की लपेट में लेने और उनकी अधिकांश जमीनों के मालिक बनने की प्रक्रिया भी बयान की गई है। इसके साथ ही अली की छोटी बेटी राबिया के बड़े शाह के इश्क में गिरफ्तार होने की संवेदनशील स्थिति भी उपन्यास में संकेत रूप में आई है। शाह परिवार की कथा उपन्यास में डेरा जट्टा गांव की कथा। अब फ्रेंड्स ये नोट कर लेना, डेरा जट्टा गांव है जिंदगीनामा में। ये पूछा जाता है कि गांव किस उपन्यास का है। प्रमुख अंग के रूप में भी विकसित हुई है। एक स्तर पर शाह परिवार को केंद्र में रखकर पूरे गांव की विस्तृत कथा का ताना बाना उपन्यास में बुना गया है। कुल मिलाकर जिंदगीनामा की अंतःवस्तु में अविभाजन, पंजाब की सांझी लोक संस्कृति की विविधतापूर्ण रंग बिरंगी झलकियां, डेरा जट्टा गांव की प्रत्येक कथा व शाहों के परिवार की कथा के आयोजन से व्यक्त हुई है। उपन्यास में इस तरह की गहरी लोक भावना को जिस तरह अंतःवस्तु में समेटा गया है, वह अंतःवस्तु को भी सफल सुगठित रूप में प्रदान करती है। तो ये थी फ्रेंड्स इसकी अंतःवस्तु, इसकी कथा सार जो मैंने आपको बताया है। अब मैं इसके पात्रों के बारे में बता देती हूँ जो इसके पात्र हैं। अब कुछ तो आपको समझ में आ ही गए होंगे, मैं लिख के बता देती हूँ फ्रेंड्स इसके पात्र जो हैं आपको। ये देख लीजिए, सबसे पहले इसका है बड़े शाह, फिर शाहानी है। इनके बारे में फ्रेंड्स विस्तार से आप पीडीएफ में पढ़ लेना, मैं सिर्फ आपको कैरेक्टर के नाम बता रही हूँ ताकि आपको जल्दी में अगर वीडियो देखना है देख के फटाफट आप एग्ज़ाम के टाइम में भी इसको देख ले। छोटे शाह, काशी शाह, ये दोनों एक ही साथ है। छोटे शाह, काशी शाह। नेक्स्ट ले लेते हैं छोटी शाहानी। ये जब मैं आपको कहानी बता रही थी इनके नाम आए थे, आपको पता चल ही जाएगा। वैसे फिर भी आप विस्तार से इनका कैरेक्टर पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ में मैं प्रोवाइड कर ही दूंगी। शाहानी, बिदरादई, छोटी शाहानी, बिंद्रा दई, चाची मेहरी, लाली शाह, नेक्स्ट पे लिख देते फ्रेंड्स लाली शाह। परिवार का बालक है ये, शाह परिवार का बालक। और एक है राबिया, गांव की युवा लड़की है ये। राबिया गांव की युवा लड़की। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे इसके करेक्टर जो मैंने आपको लिख के बता दिए हैं ताकि आपको अगर देखना चाहे तो फटाफट आप एग्ज़ाम के टाइम पे देख सकें। और फ्रेंड्स आज के लिए इतने काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगले उपन्यास में मिलूँगी और तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स तो इनको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और भी इसको चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए क्योंकि ये आपके बहुत कम आएंगे सारे वीडियो और आपको लाइन वाइज मिलेंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय। तब तक के लिए, जब तक कि हम फिर से मिलते हैं।